दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश में। आज का सेशन फिर से जियोग्राफी का रहेगा, उससे आगे को हम देखेंगे। और ये जो आज का सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे से आपके पेपर में मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आता भी हमेशा। आप जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, आप खुद नोटिस करना, जो आप पढ़ोगे वो आपके पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिखे होंगे आपको। दूसरी बात, आप लोगों को फिर मैं अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, वन लाइनर के पीछे मत भागना है। ठीक है, आप वन लाइनर पढ़ते हैं तो वो अपनी जगह है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्या होने लग गया, बदलने लग गया है। दूसरी बात, हाल फिलहाल के कुछ दिनों बाद आपको कुछ अच्छी खबरें भी सुनाई देंगी पोस्ट को लेके, तो आप अभी से क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन क्या है, फिर से जियोग्राफी का है। देखो, कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा, और ये जो क्लासेस हैं ये एनसीईआरटी की बेसिस है, और मेरा टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम में वो हेल्पफुल हो। तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपकी चीज़ें दे रखें। ठीक है, आगे की क्लासेस बढ़ते जाएंगी तो चीज़ें विस्तारित होते जाएंगी। ठीक, पहला चीज़ देखो आज क्या है, आज हम थोड़ा जल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। एक जल चक्र है। ठीक है, अब जल चक्र क्या होता है सभी को पता है। जल का विभिन्न रूपों में वर्षण के माध्यम से महासागरों में, तो नदियों में जल में आना, फिर ऊपर आपका क्या कहते हैं वाष्पीकरण के माध्यम से संघनन होकर फिर से पृथ्वी पे आना या हमारी इस अर्थ पे आना, ये सब क्या है कि जल चक्र का हिस्सा है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से क्या एक जल चक्र के अंदर सम्मिलित है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपका ये एक पानी का सोर्स है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नदी, तालाब या झील वगैरह कुछ भी। ठीक, यहाँ से सन आया, मतलब सन की रेज आई। सन की रेज जब इस पर पड़ेंगी तो इसमें क्या होगी, गर्मी होगी। आप खुद सोचो, घर में जाना, डेक में एक डेक पानी रखना गर्म करने के लिए, जब उबलने लगेगा तो भाप बनेगी, यानी वाष्पीकरण होगा। तो जब इसको भी हीट मिलेगी तो इसका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। ठीक है, वाष्पीकरण। जब ये वाष्पीकरण होके चीज़ें ऊपर की ओर उठने लगेंगी, ऊपर की ओर उठते उठते क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण होता है तो ऊपर पहुंच के संघनन होता है, यानी जो वाष्पीकृत कण होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, यानी संघनन होगा। संघनन का मतलब क्या होता है, ऊपर क्या होता है, जैसे धूल वगैरह के कण हैं या बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। यानी मैं बाद में बताऊंगा आपको, वो नाभिक क्या करते हैं, छोटे छोटे कण इस वाष्पीकृत चीज़ को अपने में चिपका लेते हैं। यानी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो ऊपर जाके उस आर्द्रताग्राही नाभिकों में चिपक जाती है। चिपकने के बाद जब ये एक हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, यानी संघनन की प्रोसेस होती है, तो उससे क्या बनता है, बादल बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, बादल बनेगा। बादल बनने के बाद जब संघनन की प्रोसेस होती है, तो जब ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और ठंडे होने लगते हैं, तो ऊपर से फिर कहाँ नीचे की ओर ये गिरने लग जाते हैं। यानी वर्षण के रूप में आए या हिम के रूप में आए या ओले के रूप में आए, कुछ भी आए। ठीक है, वर्षण, हिम या ओलावृष्टि जिस भी रूप में आए, ये भारी होकर फिर से कहाँ जाती है, नीचे की ओर आने लग जाती है। और फिर से कहाँ मिल जाएगी आपका, महासागरों में, तालाबों में, नदियों में, झीलों में, जहाँ भी जाए। ठीक, कुछ टाइम बाद फिर वही प्रोसेस होगी, वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा, वर्षण होगा, फिर जो है नीचे महासागरों में पानी आएगा। तो ये पूरा एक साइकिल बनता है, जिसको क्या कहते हैं, जल चक्र। ठीक है, आपको क्या समझना है, जल चक्र का कौन कौन सा हिस्सा है, अगर आपसे पूछता है तो आप क्या क्या कहोगे, वाष्पीकरण। ठीक, इसके अलावा संघनन। ठीक है, इसके अलावा वर्षण। वर्षण में कुछ भी आ सकता है, उसका हिम 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 के रूप में आ सकता है, ओले के रूप में आता है। तो ये सारी प्रोसेस किसकी है, अपने आप में जल चक्र का हिस्सा है। ठीक है, अब देखो आपको पता है हमारे जो अर्थ पे है कितना 2/3 से भी ज़्यादा % जल का है, लेकिन अब ये को आपको ये पता होगा सिर्फ 1 या 1.5 या 2% पानी उसमें पीने योग्य है। ठीक है, यानी बाकी का जो जल है वो क्या है, अपने लवणीय है, यानी उसमें क्या है, नमक है। जैसे महासागर हो गए या सागर हो गए, ये सारा क्या है, लवणीय जल है। और जो नदियाँ वगैरह, झील हैं, जो हिमनद हैं, वो क्या हैं, मीठे जल के सोर्स हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि लवणीय क्या होती है, यानी लवणता क्या होती है। अगर आपसे पूछ दिया कि लवणता से आप क्या समझते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, लवणता को लिख लो, कभी ना कभी पेपर में आएगा। ठीक है, लवणता, लवणता किसकी, मतलब महासागरों की या सागरों की। तो प्रति 1000 ग्राम वाटर में लवण की जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं लवणता। ठीक है, महासागर का अगर आप 1000 ग्राम पानी लोगे, कितना, 1000 ग्राम, इस 1000 ग्राम में जितना आपका क्या होगा, लवणता होगी, उसको क्या कहते हैं, जितना भी नमक होगा उसको, उसकी क्या बोलते हैं, लवणता बोलते हैं। यानी प्रति 1000 ग्राम पानी में या महासागर के जल में लवण की मात्रा को उसकी क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, और इसका इंडिकेशन ये होता है, देखिए ऐसे दर्शाते हैं इसको, ऐसे इसको दर्शाते हैं। सपोज कहीं पे अगर किसी चीज़ की लवणता दिखानी है, सपोज किसी चीज़ की लवणता 35 है, इसको ऐसे दिखाया होगा,
ये इसका साइन है, ठीक है। जैसे ये ऐसे दिखाते हैं। तो महासागरों की लवणता भी कितनी होती है? औसत 35। इसको नोट कर लो, महासागरों की औसत लवणता पूछता है 35, ठीक है। 350 नहीं है, 35 है, ये उसका इंडिकेशन है। तो लवणता की डेफिनेशन आपको पता चल गई। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? इतनी होती है। और अगर आपसे ये पूछता है जो ये लवणता है, लवण है, ये कौन सा लवण है, तो आप क्या कहोगे? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ देता है जो महासागरों या सागरों में जो मुख्यतः लवणता है वो कौन सा लवण है या कौन सा नमक है, तो जो आप खाने योग्य नमक होता है सोडियम क्लोराइड, उसी को क्या वही नमक क्या होता है यहाँ पे मिलता है। यानी आपसे पूछ देता है महासागरों की लवणता मुख्यतः किससे संबंधित होती है, तो आंसर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। और वो कितनी होती है औसत लवणता? 35/1000 में, ठीक है। 1000 ग्राम में इसको ऐसे नापते हैं। ये तो था लवणता। बाकी का जल जो पीने योग्य है, आप ये तो पी नहीं सकते हैं, अब इसको पिया भी नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखो विश्व में एक इजराइल जगह है, आप मैप में देखना उसको। आप अफ्रीका के जैसे नॉर्थ, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, इस साइड को आओगे, अगर आप किस साइड को, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड को देखोगे तो वहाँ आपको एक इजराइल कंट्री दिखेगी। वहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है मृत सागर, ठीक है। तो विश्व की सर्वाधिक लवणता में से एक हो, ठीक है, मृत सागर। अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक लवणता निम्नलिखित में से कहाँ है, तो मृत सागर में लगभग सर्वाधिक लवणता है। कहीं कहीं और भी दिखेगा, लेकिन मृत सागर में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसकी लवणता है 340, ठीक है। जो अभी आप ये कह रहे थे, क्या कहते हैं, मतलब प्रति 1000 में महासागरों की लवणता मैंने 35 बताई, तो मृत सागर की अपने आप में कितनी है? 340 है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है तो आप मृत सागर की लवणता लगभग इतनी। यही तो GS है, आप खुद से पूछो ना। इसी टाइप के क्वेश्चन तो पेपर में आते हैं। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, एक इमेजिन करो अगर पेपर दिया है कभी तो, या पूछेगा सर्वाधिक लवणता निम्नलिखित में से किसकी है, मृत सागर, कैस्पियन सागर, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसी टाइप के तो GS है, यही तो GS है, कुछ अलग चीज़ ढूंढना है। तो जब हम खुद सोचो इतना % पानी पीने योग्य बहुत कम है, बाकी सब में लवणता है, तो जल का संरक्षण सबको करना चाहिए, ठीक है। इसी के तहत 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखो 22 मार्च, हर जगह से मैं लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं। आपको लगता है कि इसने दिवस पूछ दिया, दिवस नहीं पूछता, वो NCERT बेसिस ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब देखो जो महासागर वगैरह का जल होता है वो हमेशा अपने आप में क्या करते रहता है? संचरण करता रहता है, यानी उसमें मूवमेंट होते रहती है महासागर के जल में, ठीक है। अब वो जो मूवमेंट होती है यानी उसकी जो गति होती है वो अलग अलग फैक्टर के कारण हो सकती है, चाहे वो तरंगों से गति करे, चाहे उसमें ज्वार भाटा उत्पन्न हो, या उसमें धाराएं उत्पन्न हो, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा कि तरंग क्या होती हैं, ज्वार भाटाएं क्या होते हैं, या उसकी धाराएं क्या होती हैं। यहाँ पे से आपका क्वेश्चन बनता है। देखो सबसे पहले तरंग, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, महासागर का एक संचरण, महासागर संचरण एक शब्द टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ मैं, यानी महासागर का जल क्या करते रहता है? अपने आप में मूवमेंट होते रहते हैं उसमें, ठीक है। आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, कभी ऐसे उछलता है, कभी पीछे जाता है, वो महासागर के जल में क्या है? मूवमेंट है। तो एक उसके लिए तरंग हो सकता है, एक ज्वार भाटा हो सकता है, ठीक है, और अन्य क्या हो सकती है? महासागर की धाराएं हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे से भी आपका क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम किसकी ओर देखते हैं? तरंग की ओर देखते हैं। अब देखो तरंगें क्या होती है। तरंगों का सीधा सीधा मतलब है महासागर की सतह पे जो सतह का जो उसमें महासागर में जो पानी है, वाटर है, उसका उठना या गिरना, ठीक है। वो किसके कारण होता है? तरंगों के ही कारण होता है। आपने देखा होगा कभी ऐसे उछलता है पानी, कभी यूं बैठता है, उसमें एक कारण क्या हो सकता है? महासागर में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं। अभी क्यों होती होंगी ये अलग टॉपिक होगा, अलग फैक्टर होगा। मेनली ये सोचो जितनी ज़्यादा तेज वायु चलेगी उतनी ज़्यादा तरंगें भी अपने आप में क्या करती हैं? उठती रहती हैं, ठीक है। यानी वायु उसके पीछे एक महत्वपूर्ण ये हो सकता है फैक्टर होगा, ठीक है। जितनी तेज वायु उतनी ज़्यादा तरंगें ऊपर तक उठेंगी, उतनी ज़्यादा पीछे जाएंगी, ठीक है, और बहुत हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये तरंगें बहुत हाई लेवल तक उठने लगती हैं, ऊंचाई ऐसी जाएगा ना, यूं उठेगा। अगर उठने के दौरान अगर ये 15 मीटर से भी ऊपर तक उठने लग जाते हैं तो वहीं से उस चीज़ को आप सुनामी बोलने लग जाते हो, ठीक है। क्या बोलोगे? सुनामी। जैसे इंडिया में देखा होगा आपने 2004 के टाइम पे एक प्रसिद्ध बहुत तबाही मचाने वाली सुनामी आई थी, याद होगा आपको। अब याद है नहीं है वो छोड़ो। 2004 में भारत में भी तो सुनामी आई थी, जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। कौन सा है भारत का दक्षिणतम पॉइंट? इंदिरा बिंदु, ठीक है। भारत का दक्षिणतम अगर आपसे पॉइंट पूछता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है।
भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट तक डूब गया था जब सुनामी आई थी 2004 में। अब मैंने भारत का दक्षिणतम बिंदु शब्द यहाँ पे यूज किया है। आपको क्या करना है, भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु और भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु या पश्चिमतम बिंदु, ठीक है। यानी भारत की जो सीमा है साउथ की ओर कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट, यानी जो भारत की स्थल सीमा है इंदिरा पॉइंट के बाद भारत की स्थल सीमा नहीं, यानी सबसे साउथ में है। ऐसे ही भारत की ईस्ट की ओर की सीमा कौन सा बिंदु है आपको नोट करना है, खुद ही नॉर्थ का खुद करोगे और वेस्ट का खुद करोगे, ठीक है, आपका आज का काम होगा। तो ये तक डूब गया था। अब सुनामी क्या होती है वो अलग टॉपिक है। आप नॉर्मली ये सोच लो सुनामी के लिए जो फैक्टर काम करते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी और समुद्र के अंदर भूस्खलन भी होता है, इस टाइप के फैक्टर सुनामी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। जो सुनामी आती है इन्हीं फैक्टरों से आती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर भूकंप है। क्या है, भूकंप। भूकंप के कारण बहुत ज़्यादा क्या आती है, सुनामी के चांसेस रहते हैं। सुनामी हमारा अलग टॉपिक है, मैं उसको बाद में समझाऊंगा। नॉर्मली आप ये समझो भूकंप क्यों आते हैं, प्लेटें अंदर हैं, पृथ्वी के स्थलमंडल के अंदर प्लेटें हैं, प्लेटें क्या करते हैं, टकराती हैं। प्लेटें टकराएंगी तो कंपन होगा, जब टकराएंगी तो हो सकता है जो भारी प्लेट है या हल्की प्लेट है एक दूसरे के कोई ना कोई तो अंदर जाएगी। आप खुद सोचो, मेरे हाथों को देखो, अगर मैं इसको एक को अंदर डालता हूँ तो एक जगह ढाल बन जाएगी और एक ऊपर रह जाएगा। जो ढाल बनेगी प्लेट की, यानी जो अंदर घुसेगा, वो समुद्र की सतह यानी जो धरातल है समुद्र के अंदर का, वो पोर्शन क्या हो जाएगा, धस जैसा जाएगा। धसेगा तो वहाँ पे वाटर लेवल कम होगा, तो उस वाटर लेवल को फिल करने के लिए दूसरी जगह से क्या आएगा, समुद्र से पानी जाएगा। जब पानी उस जगह को भरने के लिए जाएगा तो अगर आप तट पे खड़े हैं कहीं, तो हो सकता है कि तट से दूर कहीं पे खाली हो रहा हो तो तट से पीछे को चला जाएगा पानी, ठीक है। और अगर आप हो सकता है तट पे खड़े हैं और तट की ओर अगर ऐसा होता है तो आपके ओर आ जाएगा पानी और आपको क्या कर सकता हो, डुबो सकता है। जो आपने सुना होगा 2004 में तबाही मची थी, वो हुआ क्या था, पहले लोग वहाँ पे देखने के लिए गए थे कि पानी पीछे क्यों खिसक रहा है, ठीक है। लोग उसके पास गए तट के पास, तो अचानक से क्या हो गया, जब उनको जब भारत की प्लेट बर्मा की प्लेट के अंदर घुसी तो इस भाग में डाउन हो गया था, तो यहाँ डाउन हुआ तो इस भाग को फिल करने के लिए पानी आगे आया और तट पे खड़े लोगों को क्या कर गया, अपने साथ ले गया, ठीक है। यानी उनको मार दिया गया, यानी उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, इसीलिए, ठीक है। सुनामी बात की टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। देखो, इन्हीं सुनामी को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है पोताश्रयी तरंगें, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है पोताश्रयी तरंगें किस नाम से भी जानी जाती हैं, आप क्या कहोगे, सुनामी, ठीक है। इन्हीं सुनामी को पोताश्रयी तरंग भी कहते हैं, पोताश्रयी तरंग, ठीक है। पोताश्रयी तरंगे क्यों कहती हैं, क्योंकि पोताश्रय क्या होता है, जो बंदरगाह होते हैं उनको ये तबाह कर देती है, क्योंकि अगर बंदरगाह का इलाका होगा वहाँ पे सुनामी आएगी तो सुनामी से वो इलाका क्या हो सकता है, तबाह हो सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोताश्रयी तरंग भी कहते हैं, ठीक है। ये तो मेनली तरंग के बारे में एक हल्का सा आइडिया था। आपको सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, कभी कभी पूछ भी देगा, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, ज्वार भाटा आपको समझाता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, ज्वार भाटा। देखो, दिन में क्या होता है, एक दिन में जो समुद्र होता है उसका पानी यानी मतलब सतह में 2 बार उठता है, 2 बार बैठता है, ठीक है। यानी समुद्र का पानी 2 बार उठना और 2 बार बैठने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा, ठीक है। जब ये अपने उच्चतम बिंदु तक उठता है, यानी जब ये उठता है, यानी समुद्र की सतह से जब पानी ऊपर की ओर उठता है तो उसको बोलते हैं ज्वार, ठीक है। और जब ये अपने निम्नतम बिंदु पे जाता है यानी पीछे की ओर चला जाता है तट से, उसको बोलते हैं भाटा, और ये लगभग 2 बार होता है पर डे, ठीक है। यानी ज्वार भाटा क्या है, समुद्र की सतह पे पानी का उठना और बैठना, यानी ऊपर की ओर उठना और पीछे की ओर जाना, उसको बोलते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। जब ये ऊपर उठता है यानी तट को पूरा डुबो देता है, तट से ऊपर उठता है तो उसको बोलेंगे ज्वार, और जब तट से पीछे की ओर चला जाता है तो वो होता है क्या, भाटा। अगर आपसे पूछता है कि ज्वार भाटा की प्रक्रिया क्यों होती है, तो वो क्यों होती है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्यों होती है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। हमेशा याद रखना, ज्वार भाटा की क्रिया के लिए जो फैक्टर है वो क्या है, सूर्य प्लस चंद्रमा का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसके कारण ज्वार भाटा की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अब देखो, इसके बारे में हमने जानना है कि आखिर 2 प्रकार के होते हैं, उच्च ज्वार होता है, एक होता है निम्न ज्वार। आखिर ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये समझा तो यहाँ से पेपर में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको आप समझना। देखो, एक होता है उच्च ज्वार, क्या होता है, उच्च ज्वार भाटा, ठीक है।
यानी वृहद ज्वार जिसको भी कहते हैं, आप क्या कहते हैं, वृहद ज्वार। ये कब होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। अब एक सीध में होंगे तीनों, अब पृथ्वी पे महासागर है तो चंद्रमा भी उसको अपनी ओर खींचेगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी उसको अपनी ओर खींचेगा। जब दोनों अपनी ओर खींचेंगे तो पानी जो है सतह से ज़्यादा उठेगा महासागरों से, तो ज़्यादा हाइट तक जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वृहद ज्वार। ठीक है, अगर आपसे पूछता है वृहद ज्वार में क्या होता है तो आप क्या कहोगे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। देखो सपोज ये सन है, ठीक है, इसी के सीध में क्या होगा, अर्थ होगा, यानी यहाँ पे मून भी इसी के सीध में होगा और ये अर्थ भी इसी के सीध में। ठीक है, एम, एस और ई। ठीक है, ये देखो यहाँ जो अगर ये सपोज पृथ्वी है, इससे मून भी खींच रहा है अपनी ओर, इससे सन भी खींच रहा है, यानी एक सीध में होने पे वृहद ज्वार आता है। आपसे पूछता है वृहद ज्वार कब आता है तो आप क्या कहोगे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीध में होना। या यही कंडीशन और इधर भी हो सकती है, ये सन है, इसने खींचा, ये कौन सा है, अर्थ है, और ये मून है। ठीक है, मून, अर्थ और सन, इसमें भी क्या आएगा, वृहद ज्वार आएगा, क्योंकि पृथ्वी से, जो पृथ्वी की सतह से दोनों अपनी ओर क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो उस महासागर से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज़्यादा उठेगा, तो ये कंडीशन होती है वृहद ज्वार। अगर आपसे पूछता है वृहद ज्वार कब आते हैं, ये आते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा को क्या आते हैं, वृहद ज्वार आते हैं। आपने सुना होगा अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, उस दिन क्या होते हैं, वृहद ज्वार आते हैं, क्योंकि तीनों एक लाइन पे होते हैं। आपको पता है पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाती है चंद्रमा, लगभग 27 दिनों में। ठीक है, तो 15 दिन के आसपास आपको पता है पूर्णिमा, फिर 15 दिन के आसपास आपको पता है क्या आती है, अमावस्या आती है, तो उस टाइम पे हमेशा एक सीध में होते हैं, तो उसको बोलते हैं वृहद ज्वार। आपको ये पता होना चाहिए वृहद ज्वार कब आता है और वृहद ज्वार किस दिन आता है और वृहद ज्वार के लिए कंडीशन क्या है। ठीक है, ऐसे ही एक और दूसरा होता है, उसको बोलते हैं लघु ज्वार। देखो है, वो आता है लघु ज्वार भाटा। ठीक है, जैसे आपने वृहद ज्वार पढ़ा वैसे ही लघु ज्वार। देखो इसमें क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पे होती हैं, जैसे उसमें एक सीध में होती थी, यहाँ समकोण पे होंगी। देखो जैसे ये सन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपका अर्थ है। ठीक, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया। अब ये तो एक लाइन पे है, अब देखो सन तो फिक्स है, ये क्या करते हैं, इसका चक्कर लगाते हैं। अब मून किसका चक्कर लगाएगी, अर्थ का। ठीक है, तो सपोज यहाँ मून है, ठीक, देखो ये क्या हो गया, अपने आप में एक समकोण हो गया। क्या हो गया, समकोण हो गया, नहीं हो गया समकोण। तो समकोण होने की वजह से क्या होता है, पृथ्वी जो आपका ये सूर्य इस दिशा को खींचेगा और चंद्रमा उस दिशा को खींचेगा। जब दोनों अलग अलग दिशाओं को खींच रहे हैं, विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। अगर आप खुद अपने आप को रखो, आप खड़े हो, अपने मम्मी से कहो मेरा राइट हैंड खींचो, पापा से कहो लेफ्ट हैंड खींचो, दोनों अगर जोर से खींचेंगे तो आप बीच में रहोगे, क्योंकि बैलेंस हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो जब बैलेंस हो रही हैं तो इसका फोर्स अलग है, इसका फोर्स अलग है, दोनों समकोण पे हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, लघु ज्वार। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है लघु ज्वार कब आता है, क्या कहोगे आप, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा किस पे होते हैं, समकोण पे होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ भी हो सकता है चंद्रमा, बस समकोण पे होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आता है, लघु ज्वार भाटा आता है। ठीक, अब ये किस दिन आएगा, जैसे वो पूर्णिमा और अमावस्या को आता था, ये आता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। अब वो क्या हुआ कहोगे, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या होती है तो हर 15 दिन बाद रिपीट होता है, तो उस जब काली रातें होती है ना, जैसे पूर्णिमा आई फिर अमावस्या आई, उसके बीच का भी तो कुछ ड्यूरेशन होगा, तो उन दिनों क्या आता है आपका लघु ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ये तो था आपका लघु ज्वार भाटा। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए लघु ज्वार भाटा के बहुत, जैसे वृहद ज्वार भाटा के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे कोई नौवहन कर रहा है, ठीक है, जैसे आपका जो जहाज वहाज होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है वृहद ज्वार भाटा, क्योंकि अगर आपसे पूछता है जो नौवहन होता है या जो आपका ये जहाज वगैरह होते हैं, पोत वगैरह होते हैं, इनके लिए कौन सा ज्वार भाटा बढ़िया होता है, तो वृहद ज्वार भाटा कहना। क्यों, क्योंकि अगर पानी की तरंग ऊपर तक उठ रहा है तो उसको फोर्स मिलेगा तो वो जल्दी पहुँच जाते हैं अपने गंतव्य तक। इसके अलावा कहीं कहीं इसका विद्युत उत्पादन में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तीसरा, मत्स्य के लिए भी ये ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वृहद ज्वार भाटा जब आता है तो पानी क्या हो जाता है, तट तक पहुंच जाता है, तो मछलियों को अपने साथ लेके आता है, तो जो मछुआरे होते हैं उनके लिए क्या होता है, वृहद ज्वार भाटा फायदेमंद होता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, लघु ज्वार भाटा, मैंने आपको समझा दिया, ये ध्यान रखना। ठीक, तीसरा आता है महासागरी धाराएं, जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, महासागरी धाराएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे से मैं आपको इसके नाम बताऊंगा, आप एक काम कर लो, क्या आपको क्या काम करना है, देखो आप 3 लाइनें डालो, एक अपनी कॉपी में, 2 और 3। यहाँ आप लिखो धारा का नाम, धारा का
नाम, ठीक है। फिर समझाता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे महासागर, सागर, और यहाँ लिखो आप गर्म ऑब्लिक ठंडी, ठीक है। क्या है आपको ये पता चल जाएगा। देखो मैं क्या करूँगा, आपको महासागर की धारा का नाम बताऊँगा, वो किस महासागर में ये बताऊँगा, वो गर्म है या ठंडी है ये बताऊँगा। पेपर में आपसे क्या पूछता है पता है, आपसे पूछ देगा कोई धारा का नाम है, जैसे ए धारा किस महासागर में बहती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। आपने पढ़ा नहीं होगा तो वही होगा बेहोश। गर्म है ठंडी है ये भी पूछ देगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जलधारा ठंडी है, 3 गर्म दे देगा, 1 ठंडी का ऑप्शन। तो जलधाराओं से मोस्टली क्वेश्चन बनता है, आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो ऐसा कर लेना, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। देखो मैंने क्या कहा आपसे, महासागर में जैसे तरंगें होती हैं ऐसी ही जल मतलब निश्चित दिशा में बहने वाली क्या होती है, धाराएं होती है, जो अपने साथ वाटर भी लेके जाती हैं, ठीक है। महासागर के ऊपर ऊपर से बहेंगी वो, या वो ठंडी हो सकती हैं या गर्म हो सकती हैं, ठीक है। या क्या होंगी, गर्म होंगी, या क्या होंगी, वो ठंडी होंगी, ठीक है। अगर वो गर्म होती हैं तो क्या करेंगी, याद रखना एक चीज़, मैंने परसों आपको एक दिन समझाया था जियोग्राफी क्लास में, ये मैंने कहा 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ऐसे ही समझाया था, ठीक है। और ये मकर रेखा की ओर 23.5 डिग्री। देखो मतलब ये क्या था, ये इलाके सबसे गर्म होते हैं, कहा था उष्ण इलाके था ना, क्यों, क्योंकि इन इलाकों में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, समकोण पे पड़ती है, और मोस्टली सूर्य इसी के अराउंड घूमता है, इधर नहीं जाती है सन। मतलब जो अर्थ है, अर्थ के इसी भाग को वर्ष में सर्वाधिक क्या मिलती है, गर्मी मिलती है। क्यों मिलती है मैं आपको समझाऊंगा। सब इस सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण होता है, ठीक है। तो इन भागों में सर्वाधिक क्या होती है, गर्मी मिलती है। तो हमेशा याद रखना जो गर्म जलधाराएं होंगी, यानी जो ये वाली होंगी, ये कहाँ जाएंगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। अगर उत्तरी ध्रुव में होता तो इनकी दिशा ऐसी होगी, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो ऐसे नीचे को होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि गर्म जलधारा है, नाम ही गर्म है, तो वो गर्म है उनमें, तो 0 डिग्री से ठंडी की ओर, इलाके की ओर जाएंगी। क्यों जाती है बाद में समझाऊंगा जब टॉपिक आएगा मेनली, ठीक है। और जो ठंडी जलधाराएं हैं, नाम से ही लग रहा है कि ठंडी है, तो ध्रुव से कहाँ आएगी, विषुवत रेखा की। इसके लिए ध्रुव ये है दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव ये है, ठीक है। और ये 0 डिग्री यानी नीचे की ओर आएंगी ऐसे ध्रुव की ओर, ठीक है। तो ये अब ये मत कहना कि एरो यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, ये तो दक्षिणी गोलार्ध का है, ये उत्तरी गोलार्ध का है, ठीक है। इस प्रकार से चलती हैं। तो ये ठंडी जलधाराएं आएंगी कहाँ से, आपसे ठंडी जलधाराएं कहाँ से आएंगी पूछेगा तो आप क्या कहोगे, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर। और गर्म जलधाराएं कहाँ बहती गएगा तो भूमध्य रेखा से किसकी ओर जाएंगी, आपका ध्रुव की ओर जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, मत्स्य उत्पादन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल दशा बनती है। अगर आपसे कभी ये पूछता है जिन इलाकों में ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है तो उसके लिए क्या फायदेमंद है, तो आप कहेंगे मत्स्य उत्पादन, ठीक है। और जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे का भी निर्माण होता है, ठीक। ठंडी और जलधाराओं का जहाँ पे निर्माण मतलब मिलती है वहाँ क्या बनता है, कोहरा बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ मुख्य विश्व की जलधाराएं कौन सी है, कहाँ बहती हैं। देखो तो समझाने के लिए मैंने कोशिश की है कि एक हल्का सा विश्व का मैप बना दूँ, जैसा भी बना होगा आप लोग देखना है इसको। आप लोग अपने पास एक मैप लेके बैठो। अब इसमें मैं मुख्यतः जो विश्व की गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं हैं उनके नाम बताऊंगा, किस महासागर में ये बताऊंगा, और वो कैसे कहाँ को बहती है ये बताऊंगा। आप लोग इसका नोट करना, हमेशा पेपर में क्वेश्चन दिखता है यहाँ पे से, ठीक है। देखो ये तो आपका विश्व का मैप है। आपको पता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया वगैरह का, ऑस्ट्रेलिया का इलाका है, ठीक है। इन भागों में जो जलधाराएं बहती हैं, अब जलधाराएं हैं तो या तो समुद्र से कहाँ की ओर जाएंगी, वो स्थलखंड की ओर ही जाएंगी, ठीक है। अब गर्म जलधारा होगी तो मैंने क्या कहा, गर्म कहाँ से बहेगी, जो गर्म इलाके हैं यानी जो भूमध्य रेखा है यहाँ से जो ध्रुवों की ओर जाएगी वो होगी सामान्यतः गर्म जलधारा। और जो ध्रुवों से, क्योंकि ठंडे इलाकों से गर्म की ओर आ रही यानी आपका नीचे की ओर आ रही, इन इलाकों में आ रही, विषुवत रेखा की ओर आ रही, तो वो क्या होगी, ठंडी जलधारा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या है देख लीजिए, ये जो पोर्शन है ये आपका पोर्शन है अटलांटिक महासागर का, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच जो महासागर है इधर, ये क्या है आपका अटलांटिक महासागर। अपने मैप में भी देखेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहली जो जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। सबसे पहला लिखो गल्फ स्ट्रीम, कैसे है वो, गर्म है, किस महासागर में बहती है पूछेगा तो आप क्या कहोगे, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और इसकी दिशा मैंने यूँ दिखा रखी है, इसका ये मतलब है कि ये ध्रुवों से कहाँ
की ओर जा रही है, सॉरी भूमध्य रेखा से कहाँ की ओर जा रही है, ध्रुव की ओर जा रही है। ठीक है, इस गर्भ स्ट्रीम की गर्म जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहते हैं, क्योंकि ये यूरोप में इतना ठंडा होता है, उसकी लोकेशन ऐसी जगह है कि वहाँ पे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पोर्शन में क्या होता है, वहाँ पे बर्फ पड़ती है। तो ये जो गर्म गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है वहाँ के तापमान को बैलेंस करने का काम करती है, वरना कभी कभी अगर ये जलधाराएं नहीं होती तो यूरोप रहने के लायक नहीं होता। दूसरा, वहाँ पे जो बंदरगाह वगैरह हैं वो हमेशा बर्फ से ढके रहते अगर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा उस बर्फ को पिघलाने का कार्य नहीं करती। तो एक हिसाब से देखा जाए यूरोप महाद्वीप के लिए गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा क्या है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक, तो अगर पूछते हैं कैसी है तो आप बताओगे गर्म है। किस महासागर में बहती है, अटलांटिक महासागर में बहती है। किस तट के सहारे बहती है, अब देखो ये कौन सा तट है, यहाँ देखोगे अमेरिका और कनाडा। ठीक है, इसी तट के सहारे होते हुए कहाँ जाती है, ये आपका यूरोप महाद्वीप की ओर जाती है। आप लोग इसकी लोकेशन देखेंगे, महासागर के बगल में कौन सा तट है। ठीक है, पहला तो था गल्फ स्ट्रीम, यूरोप का कंबल भी कहते हैं, और कैसी है, गर्म जलधारा है। ठीक है, दूसरा देखो, इसी में एक ठंडी जलधारा दिखा रखी है मैंने, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। इधर देखो, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से मैंने जो ठंडी जलधारा दिखा रखी है वो है, नीचे को एरो कर रहा हूँ, ठीक है, डाउन की ओर, यहाँ की ओर बहती है एल, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। कनाडा के बगल में देखोगे आप पूर्वी पोर्शन पे, वहाँ पे एक जगह लेब्राडोर दिखेगी, उसी के नाम पे इसको लेब्राडोर की धारा कहते हैं। और ये कैसी धारा है, ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा होने का ये मतलब है ये कहाँ की ओर आएगी, विषुवत रेखा की ओर, यानी नीचे की ओर आएगी। ठीक है, ध्रुव से अंदर की ओर। तो किस महासागर में लेब्राडोर की धारा, आप कहोगे अटलांटिक। कौन कैसी है, ठंडी है गरम, आप कहोगे ठंडी। ठीक है, दो जलधाराएं तो ये होगी। इसके अलावा देखिए जो इस महासागर में है वो कौन से, कैनेरी की धारा। यहाँ पे मैंने सी लिखा है, देखो कैनेरी की धारा यहाँ पे है। ठीक है, देखो यहाँ, यानी जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसका पश्चिमी तट है, यहाँ पे जो जलधारा बहती है ये इधर की ओर, डाउन की ओर, तो वो कौन सा है, कैनेडी की जलधारा। अब मैंने एरो कहाँ दिखा रखे हैं, भूमध्य रेखा की ओर, यानी डाउन की ओर आ रही है, तो अपने आप में कैनेडी की जलधारा भी किस प्रकार की जलधारा होगी, जो कैनेडीज की जलधारा होगी कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि वो भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। तो बताओ कैनेडीज की जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पे किस महासागर में, आपका अटलांटिक महासागर में। कैसी है पूछेगा तो आप बताओगे ठंडी है। ठीक है, ये तो मुख्यतः तीन जलधाराएं होगी इसकी। इसके अलावा देखो एक आती है ब्राजीलियन की जलधारा। जब आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखोगे तो इस तट पे देखोगे तो ब्राजील देश दिखेगा आपको इस पर। ठीक है, इसी तट के सहारे एक जलधारा बहती है, उसका नाम है ब्राजीलियन जलधारा। वो भी किसमें है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और कौन से गोलार्ध में, तो मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में। याद रखना, इससे जो 0 डिग्री से ऊपर की है उत्तरी गोलार्ध की। ये भी पूछ सकता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा किस गोलार्ध में बहती है, ये उत्तरी गोलार्ध है। लेब्राडोर कहाँ बहती है, उत्तरी गोलार्ध। और कैनरीज कहाँ बहती है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अटलांटिक महासागर। अब ये ब्राजीलियन की जलधारा है, ब्राजील के तट के सहारे बह रही है, और एरो कहाँ है, डाउनवर्ड, यानी ध्रुव की ओर एरो लगा रखा है। ये यहाँ के लिए ध्रुव ये वाला इलाका हुआ ना नीचे, तो ये भी कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा, क्योंकि ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही। इस वाले पोर्शन के लिए ध्रुव ये हुआ, इस वाले पोर्शन के लिए ध्रुव ये हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। ब्राजीलियन की जलधारा अटलांटिक महासागर, कैसी है, गर्म है। किस तट के सहारे बहती है, ब्राजील के। किस महासागर में, अटलांटिक। ठीक, ब्राजीलियन जलधारा के अलावा एक यहाँ पे बहते इस तट से होते हुए वेनेजुएला की जलधारा है। देखो वी लिखा है मैंने, वेनेजुएला की जलधारा इस टाइप से बहती है। ठीक है, इस टाइप से, ये इस टाइप से, तो वी लिखा है तो वेनेजुएला की जलधारा है। और ये कहाँ की ओर एरो है, ध्रुव, मतलब आपका भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर है, तो ये ठंडी जलधारा होगी। कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा। देखो क्योंकि यहाँ से आई होगी तो ठंडे इलाके से गर्म की ओर जा रही, एरो ऊपर की ओर है। फिर कंफ्यूज मत करना, 0 डिग्री से नीचे की ओर होगा तो एरो मैंने ऐसे दिखाया होगा तो भूमध्य रेखा की ओर आ रही होगी, और यहाँ से डाउन दिखा रहा होगा तो ध्रुव की ओर। और 0 डिग्री से ऊपर की ओर यानी उत्तरी गोलार्ध में होगा तो ध्रुव से आने वाली को डाउन दिखा रखा होगा, और ध्रुव की ओर जाने वाली को ऊपर दिखाया होगा। ठीक है, ये आपको पहले बता दिया मैंने। देखो वेनेजुएला की जलधारा भी कैसी है, आपकी ठंडी। किस महासागर में बहती है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और किस तट के सहारे बहती है, इसी तट के सहारे, अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे होते हुए निकलती है। ठीक है, इसके अलावा एक और जलधारा इस महासागर में प्रसिद्ध है, वो है फॉकलैंड की जलधारा। बहुत ज़्यादा पेपरों में आपसे पूछते हैं। देखो फॉकलैंड की जलधारा ये है, इस तट के सहारे बहती है यूं, मतलब जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वहाँ से इस तट के सहारे बहती है। ठीक है, देखो अब ये देखो एरो किधर की ओर है, फॉकलैंड के लिए एरो ये है भूमध्य रेखा की ओर। भूमध्य रेखा की ओर होने का मतलब है ये जलधारा भी अपने आप में कैसी होगी, ठंडी जलधारा। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है फॉकलैंड की जलधारा किस महासागर में बहती है, आप क्या कहोगे, अटलांटिक।
किधर की ओर, मतलब कौन सी है, ठंडी है गर्म, आप कहोगे ठंडी जलधारा। तो आपको अटलांटिक महासागर की इतनी जलधाराओं के नाम तो याद रहने चाहिए, ठीक है। कोई भी इसमें वो नहीं होगा। कौन सी बताई, गल्फ स्ट्रीम बताई, कैनरीज बताई, लेब्राडोर बताई, वेनेजुएला बताई, फॉकलैंड बताई और ब्राजीलियन जलधारा बताई। ये सब के सब कहें अटलांटिक महासागर में कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये तो मुख्यतः इसकी थी। अब देखो, ये अटलांटिक है तो ये प्रशांत महासागर है। अब अब ये मैप तो दिखा नहीं सकता हूँ 3D में, ये घूम के इधर आएगा तो ये भी प्रशांत महासागर होगा, ठीक है। तो प्रशांत महासागर की भी कुछ जलधाराएं हैं, उनके आप क्या करोगे, नाम लिखोगे, ठीक है। एक तो आपका जो प्रशांत महासागर की जलधारा यहाँ पे दिखेगी आपको, कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा जो आपका कैलिफोर्निया है, यानी जो अमेरिका है, अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे जो कैलिफोर्निया है वहाँ पे बहती है कैलिफोर्निया की जलधारा। और जो इसका एरो है वो कहाँ लगा रखा है मैंने, डाउन की, मतलब भूमध्य रेखा की ओर, यानी ध्रुवों से कहाँ रही है, भूमध्य रेखा की ओर। इसका मतलब जो कैलिफोर्निया की जलधारा है वो भी एक ऐसी जलधारा है अपने आप में ठंडी जलधारा है, ठीक है। दूसरा अलास्का की जलधारा है। देखो अलास्का की जलधारा, अलास्का आपको पता होगा यूएसए का पार्ट है, मतलब आप जो एशिया और जो अमेरिका का इलाका है उस पर मतलब मैच वो करने वाला, टच करने वाला इलाका, ये पोर्शन है अलास्का का, ठीक है। अलास्का के लिए मैंने एरो कहाँ को दिखा रखा है आपको, ध्रुवों की ओर दिखा रखा है। तो अलास्का की जो जलधारा होगी वो कैसी होगी, गर्म जलधारा, ठीक है। देखो ये एरो ऊपर की ओर है यहाँ से, ठीक है। इस पोर्शन में बहती है अलास्का की जलधारा, इस वाले में। अलास्का हो गया, कैलिफोर्निया होगा, एक और बहुत फेमस है वो है हम्बोल्ट की जलधारा। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछते हैं। प्रशांत महासागर में पेरू के तट, यहाँ पे पेरू देश होगा, देखना आप यहाँ पे, ठीक है। इस पेरू के तट के सहारे एक जलधारा बहती है जिसको हम्बोल्ट की जलधारा बोलते हैं, या पेरू की जलधारा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट या पेरू, ठीक है। ये पेरू की जलधारा का या हम्बोल्ट की, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम्बोल्ट की जलधारा के लिए मैंने एरो देखो ऐसे दिखा रखा है, यानी ध्रुव से कहाँ जा रही है, भूमध्य रेखा की ओर। तो कहीं ना कहीं ठंडी जलधारा है। आपसे पूछता है हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है, आप बताओगे ठंडी। कहाँ से कहाँ की ओर रहती है, आप कहोगे ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है। किस तट के सहारे बहती है कहोगे, आप कहोगे पेरू के तट के सहारे। किस महासागर में कहोगे, तो आप कहोगे प्रशांत महासागर में, ठीक है। इस इलाके में तो ये हो गया कौन सी, आपकी हम्बोल्ट। इसके अलावा प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा इधर होगा, इधर जो जापान का इलाका है, जापान वगैरह का तट है, वहाँ पे एक जलधारा बहती है जिसका नाम है क्यूरोशियो की जलधारा। क्या हो गया आप, क्यूरोशियो की जलधारा, बहुत ज़्यादा पूछता है। और इसका जो क्यूरोशियो की जलधारा एरो देखो ऊपर की ओर है, ठीक है। इसका मतलब नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में मैंने ऊपर की ओर दिखा रखा है, यानी ध्रुव की ओर जा रही है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली जलधारा हमेशा क्या होगी, ठंडी होगी, क्योंकि गर्म होगी, सॉरी, गर्म इलाके से ठंडी की ओर जा रही है। तो गर्म इलाके से ठंडी की ओर जाने का मतलब गर्म जलधारा है, ठीक है। तो क्यूरोशियो, यानी क्यूरोशियो जापानी शब्द संभवतः होगा। तो क्यूरोशियो की जलधारा अगर आपसे पूछता है तो आप क्या कहोगे, ये गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर में मतलब चलती है, और ये जापान के पूर्वी तट के आसपास से जाती है, ठीक है। क्यूरोशियो की जलधारा के ही जस्ट बगल में प्रशांत महासागर में एक और जलधारा दिखा रखी है, उसका नाम क्या है आपका, मतलब ओंटारियो की जलधारा, ठीक है। क्या दिखा रखा है आपका, ओरोशियो की जलधारा, सॉरी ओंटारियो नहीं, ओरोशियो की जलधारा। ओ इसको बोलोगे आप, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ओ या सी ओ की जलधारा, ओ या सी ओ, ठीक है। ये जापानी शब्द होंगे शायद, ओयासियो की जलधारा। अब ओयासियो की जलधारा भी यहीं बहती प्रशांत महासागर में, और एरो मैंने कहाँ लगा दिया, भूमध्य रेखा की ओर। भूमध्य रेखा की ओर लगा दिया तो कहीं ना कहीं ध्रुव से कहाँ रही है, भूमध्य रेखा की ओर। तो भूमध्य रेखा की ओर आने वाली है तो ओयासियो की जलधारा भी कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। कैसी होगी ये, ठंडी जलधारा। तो ये तो किसकी होगी, मुख्यतः प्रशांत महासागर की जलधाराएं, ठीक है। जो है लास्ट आपका हिंद महासागर आता है। हिंद महासागर में भी कुछ जलधाराएं हैं, उनके हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है। एक देखो यहाँ है ओगलहास, या ओगलहास भी कहता है या अगुलहास भी कह सकता है, ठीक है। क्या लिखा होगा, ओगलहास या अगुलहास। अब इंग्लिश में अलग ट्रांसलेशन है, हिंदी में अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओगलहास कहेगा या अगुलहास जो भी कहता है। ये जलधारा बहती है अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे, इस तट पे देखो, और यहाँ मेडागास्कर दिखेगा इन दोनों के बीच से। तो ये पूरा हिस्सा क्या है, हिंद महासागर का हिस्सा है। यानी हिंद महासागर आपको पता है, ये प्रशांत, ये अटलांटिक, ये प्रशांत। तो ये वाला जो पोर्शन बचा है अफ्रीका का पूर्वी, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी और इंडिया का दक्षिणी जो भाग है वो हिंद महासागर से घिरा है। तो यहाँ पे जो जलधारा बहती है वो अगुलहास या ओगलहास की जलधारा बहती है।
बहती है। अब एरो देखो मैंने डाउन दिखा रखा है, यानी नीचे की ओर दिखा रखा है। अब यदि भूमध्य रेखा से डाउन की ओर आ रही है, यानी गर्म से ठंडे की ओर जा रही है, तो गर्म इलाके से आ रही है, तो कैसी जलधारा होगी? अगुलहास की गर्म जलधारा होगी। तो अगुलहास की जलधारा पूछता है कैसी है, तो आप कहोगे गर्म जलधारा। किस महासागर में बहती है? हिंद महासागर में। किस तट के सहारे बहती है? या तो आप कहोगे मेडागास्कर के पश्चिमी तट के सहारे, या कहोगे अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे। अफ्रीका मतलब है अफ्रीका महाद्वीप से है, दक्षिण अफ्रीका देश से नहीं है इसका संबंध, ठीक है। तो इससे बहती है। इसी के अलावा एक अंतिम जो जलधारा आज की ही बताऊंगा मैं आपको, वो बताऊंगा आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या इसका पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी तट के सहारे जो धारा बहती है उसको कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब देखो इसका एरो कहाँ है, यानी इसको एरो मैंने ऊपर की ओर दिखा रखा है, भूमध्य रेखा की ओर, और भूमध्य रेखा की ओर दिखा रखा है, तो इसका सीधा मतलब है ध्रुव से कहाँ आ रही है? भूमध्य रेखा की ओर। और ध्रुव से आ रही है तो ये कैसी होगी? अपने आप में ठंडी। तो आपसे पूछता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है? ठंडी। किस महासागर में बहती है? हिंद महासागर में बहती है, ठीक है। ये तो आपकी मुख्यतः क्या थी? जलधाराओं के नाम थे, जो आपके एग्जाम में मोस्टली आपका पूछा भी जाता है, ठीक है। अब जो है अगला जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो देखो क्या बताता हूँ। अगले टॉपिक के लिए अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर लेंदी वीडियो हो जाती है। मैं फिर जो ज्योग्राफी का जो सेशन लेके आऊँगा उसमें आपको मेन जो विश्व की नदियाँ हैं या पर्वत श्रेणियाँ हैं या झील हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा मैं आइडिया दूंगा। तब तक आप इस चीज़ को रिवाइज़ करना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, ठीक है। फिर मिलते हैं, इस चीज़ को रिवाइज़ करना, मैप के साथ करना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।